सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है आज का टॉपिक। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि ये होता क्या है, कहाँ यूज़ आता है। फिर मैं इसके लिए ऊपर एक जनरल लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल को एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, मिस ना करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल होता क्या है। तो मैं एकदम अगर बेसिक और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में अगर आप लोग से कहूँ तो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल जो है ये है एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। यानी कि फीड फॉरवर्ड यानी कि ये सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है, इसमें बैक प्रोपागेशन वाली कोई सीन नहीं है, बैक प्रोपागेशन इसमें नहीं होता। ये एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है जो आप लोग को पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये है कि ये यूज़ होता है क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, कुछ चीज़ों को क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन, तो इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन यानी कि मान लीजिए मैंने मशीन को एक एप्पल दिया है और एक बनाना दिया है, तो मशीन मुझे बताएगा कि कौन सा एप्पल है कौन सा बनाना है, क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स के अंदर। तो ये होता है नॉर्मल क्लासिफिकेशन का मतलब, तो इसलिए ये यूज़ होता है। और इसके बाद आता है कि इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं जो कि होता है इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि ये है कि हर एक लेयर के बीच में कुछ वेट्स एंड बायसेस रहते हैं। वेट्स एंड बायसेस ये क्या है आप लोग को पता चलेगा, वेट्स एंड बायसेस। और नेक्स्ट जो हमारा है इसमें है कि ये है एक्टिवेशन फंक्शन रहता है, इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन। ये एक्टिवेशन फंक्शन हमारे रहती है हिडन लेयर के पास। तो ये टोटल 5 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। एज अ पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया, इसको आप अगर अरेंज करके लिखेंगे एज अ मीन्स एग्जाम में तो आप लोग को अच्छे से लिखना है। और कैसे लिखना है वो आप लोग को अगर जानना है तो नोट्स लिंक फ्री में है, अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर नोट्स एक्सेस कर लीजिए और देख लीजिए कि इसको लिखना कैसे है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये टोटल बताता है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल होता क्या है। अब चलिए जल्दी से इसका डायग्राम देख के ये सारे पॉइंट समझते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए जल्दी से अपना डायग्राम बना लिया है। तो ये डायग्राम देखिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने जब भी 5 पॉइंट्स बताए उसमें से मैंने एक पॉइंट आप लोग को नहीं बताया जो कि आप लोग को यहाँ देख के समझना है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग को डायग्राम देख के याद रहे। यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि हर एक नोड के साथ कनेक्टेड है। ये मेरा इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है। हमारे पास आपको ये चीज़ ये याद रखना है कि मेरे पास 3 लेयर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट और हिडन। तो एक लेयर होता है इनपुट, एक लेयर होता है आउटपुट। ये दोनों को छोड़ के बीच में जितने कुछ भी आएंगे सारे आते हैं हिडन लेयर्स के अंदर। तो बीच में जितने भी और भी नोड्स रहते हैं तो सब होते हैं यहाँ पर हिडन लेयर। तो ये होता है हमारे लेयर्स का काम। तो यहाँ पर देखिए अगर आप तो इनपुट लेयर हिडन लेयर सबसे कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी नोड अकेले नहीं है, मतलब छूटा नहीं है। तो ये इसको कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड, क्या कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क। ये काम करता है फुल्ली कनेक्टेड, मतलब कि हर एक नोड के साथ कनेक्टेड रहेगा, कोई भी छूटेगा नहीं। तो ये आप लोग को और एक पॉइंट आप लोग को याद करना है। तो अब चलिए समझते हैं डायग्राम को। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ से इस तरफ से इनपुट देंगे, एक इनपुट देंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में और भी नोड्स है। तो ये इनपुट क्या करेगा, पहले इस हिडन लेयर के साथ काम होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये वेट है, ये वेट है, वेट 1, ये वेट 2, ये वेट n, ठीक है। तो ये इनपुट मान लीजिए मैंने दिया है, कुछ भी इनपुट दिया है वो क्या होगा, इस वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन, हिडन लेयर में हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन रहते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई होकर जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो इस हिडन लेयर पे आएगा। यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन यानी कि आप एक तरह समझ सकते हैं मैथ्स का फॉर्मूला, जैसे कि टैन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, उस तरह से एक फॉर्मूला है यहाँ पर हर एक एक्टिवेशन का। तो वो फॉर्मूला पे हम लोग इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसको आउटपुट पे प्रोसीड करेंगे और यहाँ से हम लोग का आउटपुट जनरेट होगा। यानी कि जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए या फिर कुछ भी जो हम लोग को क्लासीफाई करना है तो वो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो मान लीजिए कि मैं आप लोग का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जनरल लाइफ, आप लोग का मेरा नॉर्मल एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल, कि हम लोग को एक स्टूडेंट के डाटा हम लोग इस मशीन में देंगे, इस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल में देंगे और हम लोग आउटपुट चाहेंगे कि इसका पॉसिबिलिटी बताओ कि इस पास होगा या नहीं एग्जाम में। तो हम लोग इसमें 2 इनपुट्स देंगे। क्या देंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे 2 इनपुट। एक होगा कि वो कितने घंटे सोया है, स्लेप्ट, और कितने घंटे पढ़ा है, यानी कि स्लेप्ट और स्टडी। हमारे पास 2 इनपुट रहेंगे। तो इनपुट लेयर से हम लोग ये 2 इनपुट प्रोवाइड करेंगे, स्लेप्ट एंड स्टडी। फिर हमारे पास क्या रहेगा, वेट्स रहेगा। जैसे कि वेट को मैं अभी फॉर इंस्टेंस मान लेता हूँ कि W12
W11, W21 एंड W22, ये हम लोग जनरली वेट्स मान लेते हैं, और बायसेस भी रहेंगे जैसे कि B1 एंड B2, ठीक है। हमारे पास ये वेट्स है और ये बायसेस है, ये ऑलरेडी नेटवर्क में गिवन रहेंगे, हम लोग को खुद से डिसाइड करना है। ये वेट्स हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि कितना वेट रखना है। और वेट किस तरह से डिसाइड होता है कि इसका वैल्यू कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप लोग कॉलेज में हैं, आप लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग या सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो इसका कुछ ना कुछ पेपर क्रेडिट होगा। वो क्रेडिट बताता है कि ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट सिलेबस के लिए, आपके सेमेस्टर के लिए। उसी तरह से ये वेट बताता है कि ये जो इनपुट आया है ये इस मशीन के लिए, इस मॉडल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उतना ज़्यादा वेट होगा। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो है स्लेप्ट और वेट, ये इनपुट और वेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, माने मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर हिडन लेयर के पास आएंगे। हिडन लेयर के पास आने के बाद क्या होगा, इनको प्रोसेस करेगा, इनको कैलकुलेट करेगा, और फिर इसके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है उस एक्टिवेशन फंक्शन के साथ इस रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ये आगे फॉरवर्ड करेगा आउटपुट लेयर के पास, और आउटपुट लेयर के पास भी कुछ अपने वेट्स एंड बायसेस रहेंगे। तो वो उस जो रिजल्ट हिडन लेयर से मिला वो एज अ इनपुट सर्व करेगा आउटपुट लेयर को, और वो आउटपुट लेयर से उन सब वेट्स के साथ कैलकुलेट करके हम लोग एक फाइनल आउटपुट देंगे। तो इसको और क्लियर करने के लिए जल्दी से मैं न्यूमेरिकल एक ले लेता हूँ, डेमो न्यूमेरिकल। तो चलिए न्यूमेरिकल की तौर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग दो इनपुट लेंगे। पहला इनपुट आएगा कि आवर्स स्टडीड, कितने घंटे पढ़ा बच्चा, और दूसरा इनपुट आएगा आवर्स स्लेप्ट। ठीक है, ये मतलब कि स्टूडेंट या तो सोया है या तो पढ़ा है, बीच में कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग दो ही इनपुट कंसिडर करके चलते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि एज्यूम करते हैं वेट्स को। ठीक है, तो W11 वेट लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.2 कंसिडर करते हैं, W12 को कंसिडर करते हैं 0.3, W21 को कंसिडर करते हैं 0.4, और W22 को कंसिडर करते हैं 0.5। ठीक है, तो मैं जल्दी से डिटेल्स लिख देता हूँ। अब जहाँ मैंने सारे पूरे क्वेश्चन को लिख लिया, डिटेल्स को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं हमारे पास दो इनपुट है, आवर स्टडीज़, आवर स्लेप्ट। आवर स्टडीज़ हमारे पास 5 आवर्स और स्लेप्ट आवर्स है 7 आवर्स, मतलब कि 12 घंटा में से वो 7 घंटा सोया है, 5 घंटा पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास वेट 11 मीन्स आवर स्टडीज़ के लिए वेट क्या है 0.2 और 0.3, और 21 क्या है 0.4 एंड 0.5। ये वेट से आप लोग को दिए रहेंगे क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन आता है तो। और हमारे पास एक बाइसेस है 0.1 और एक बाइसेस है 0.2 फॉर दो इनपुट के लिए। फिर यहाँ से उसके बाद हम लोग ये आता है वेट 0 या फिर आप लोग इसको ओ भी कंसिडर कर सकते हैं। ये है आउटपुट लेयर के लिए और ये है हिडन लेयर के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हिडन लेयर के लिए डिटेल्स है, ये आउटपुट लेयर के लिए डिटेल्स है। जब हम लोग आउटपुट लेयर पे कैलकुलेट करेंगे तब ये यूज़ करेंगे, और जब हिडन लेयर पे कैलकुलेट करेंगे तब ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 0.1 है 0.6, 0.2 बाइसेस 0.3। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला हम लोग का क्या काम है, हम लोग क्या कहा कि इनपुट लेयर में इनपुट देंगे, वो जाएगा हिडन पे, हिडन से कैलकुलेट होगा, एक एक्टिवेशन फंक्शन मिलेगा, एक्टिवेशन फंक्शन एज एन इनपुट सर्व करेगा आउटपुट लेयर पे, और आउटपुट लेयर से हम लोग को फाइनल आउटपुट प्रोवाइड होगा। तो चलिए इस चीज़ को अब देख लेते हैं जल्दी से। पहले इनपुट लेयर पे मैंने इनपुट दिया, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, सबसे पहले हिडन लेयर। तो हिडन लेयर को हम लोग कंसिडर करते हैं Z1। तो Z1 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा कि इनपुट इंटू वेट। इनपुट क्या है 5 इंटू 0.2 प्लस सेकेंड इनपुट क्या है आवर्स स्लेप्ट 7 आवर्स, तो फिर 7 इंटू 0.3 प्लस, अब क्या होगा प्लस होगा बायसिस, बायसिस हमेशा प्लस होता है। हमारे पास बायसिस यहाँ पर क्या है 0.1, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आती है 1.6। ठीक है, उसी तरह से Z2 हम लोग निकालेंगे। Z2 हम लोग सेम निकालेंगे, क्या होगा 5 इंटू 0.4। इनपुट तो सेम ही है 5 आवर्स, और वेट है W21। इस बार हम लोग सेकेंड लेयर के लिए निकाल रहे हैं, तो वेट 21 को लेंगे 0.4 प्लस 7 इंटू 0.5, ये 0.5 प्लस बाइसिस टू 0.2, तो इसका वैल्यू आएगा नियरली अबाउट 3.9। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आया हिडन लेयर पे, ये एज अ सर्व करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन को मैं स्मॉल a1 और स्मॉल a2 से डिनोट करता हूँ। ठीक है,
अब हमारे पास मान लीजिए कि एक मैंने ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन लिया है मिरर, यानी कि आइडेंटिटी में एक्टिवेशन फंक्शन लिया है। तो आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट दूंगा 1 तो एक्टिवेशन फंक्शन में कैलकुलेट होकर मुझे आउटपुट मिलेगा 1। तो वही होता है आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन। तो सेम यहाँ पर मैंने A1 और A2 दिया है, तो मान लीजिए इसको कैंसिल कीजिए। 1.6 मैंने इनपुट दिया एज एन एक्टिवेशन फंक्शन, ये इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, एक्टिवेशन फंक्शन और आउटपुट लेयर। तो यहाँ पर मैंने 1.6 दिया तो मुझे 1.6 ही मिला, और मैंने A2 में क्या दिया 3.9, तो मुझे 3.9 ही एज एन आउटपुट प्रोवाइड हुआ। यहाँ पर हो गया हिडन लेयर का काम खत्म। अब क्या होगा कि हम लोग इस पे आएंगे फाइनल आउटपुट लेयर पे। ये हमारा आउटपुट, ये जो 3.9 और 1.6 है, ये हम लोग का आउटपुट लेयर पे आ चुका है। मैं बना देता हूँ इनपुट, हिडन और आउटपुट। तो यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ से रिजल्ट आउटपुट लेयर पे आ चुके हैं। अब आउटपुट लेयर के खुद अपने वेट्स होंगे, जो कि वेट्स ये है एंड बायसेस ये है, इनके साथ आप कैलकुलेट होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए इसको मैं कंसिडर करता हूँ Z0, इसमें भी सेम वेट इंटू इनपुट प्लस बाइसिस। तो वेट क्या है 0.6 इंटू इनपुट क्या है हमारे पास अब 1.6 प्लस नेक्स्ट वेट क्या है हमारे पास 0.7 इंटू इनपुट क्या है 3.9 प्लस अब बाइसिस क्या है 0.3। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते जल्दी से, तो इसका कुछ आंसर आएगा हमारे पास 3.99। तो ये आ गया हमारा फाइनल आउटपुट। ये 3.99 यहाँ से सर्व होगा। ठीक है, तो इनपुट से जब हिडन लेयर गया तो हमारे पास पहले वैल्यूज मिले ये 1.6 एंड 3.9। यहाँ पर हिडन लेयर में हम लोग को इनपुट मिले ये वाले 3.6 एंड 1.9। फिर हिडन लेयर से जो आउटपुट लेयर पे जो इनपुट गया वो गया ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद, और आउटपुट लेयर से जो हम लोग आउटपुट मिला वो मिला ये आउटपुट। तो आई होप इट्स क्लियर। अब इसको आप लोग कोई भी स्केलिंग फैक्टर मान लीजिए 10 में हम लोग कैलकुलेट करें कि 10 के अंदर, तो 10 में उसका चांसेस है नियरली 4% चांस है कि वो क्वालिफाई करेगा। फिर 100 में मान लीजिए 40% उसका चांस है कि वो पास करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसके की पॉइंट्स, इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया और न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, स्लो करके देखिए। आप लोग को मेरी गारंटी है कि ये समझ में जरूर आएगी, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस टॉपिक को स्किप ना करें गलती से भी। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर टिल देन फ्रेंड्स।